स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। भारतीय संविधान के निर्माण को समझने की हमारी कोशिश जारी है। भारतीय संविधान के निर्माण से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल अभिविजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित मुख्य बातों व मुख्य तथ्यों को भली भांति समझ पाएंगे। आज भारतीय संविधान के निर्माण से रिलेटेड ये वीडियो पार्ट 2 होगा हमारा। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा की समितियां, दैट मीन्स कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन करती है, विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन करती है। और इनमें से 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां रहती है, अर्थात 8 बड़ी समितियों का गठन किया जाता है तथा कुछ छोटी समितियों का भी गठन किया जाता है। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियों में सबसे फर्स्ट है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित नेहरू। सेकेंड है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिफ्थ है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, और इसे परामर्शदाता समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिक्स्थ है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेवेंथ है राज्यों के लिए समिति, या आप इसे कह सकते हैं राज्यों से समझौता करने वाली समिति, और इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। एट्थ है संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ छोटी समितियों का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड है सदन समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं बी पटाभी सीतारमैया। थर्ड है कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। फोर्थ है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियों में अन्य समितियों का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे उन्हीं समितियों को सिर्फ मेंशन किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये 4 आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके डेट को आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और इसमें 7 सदस्य थे। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। जिसमें फर्स्ट है डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का मतलब है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के, दैट मीन्स कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। चेयरमैन का हिंदी अध्यक्ष होता है। ओके। सेकेंड जो सदस्य हैं प्रारूप समिति के, उनका नाम है एन गोपाला स्वामी अयंगर। थर्ड सदस्य का नाम है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ जो सदस्य हैं वो हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिफ्थ सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सिक्स्थ सदस्य जो रहते हैं एन माधव राव, इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। सेवंथ जो सदस्य बनते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.बी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लेते हैं। ओके।
नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रारूप समिति में वो ये है कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया जाता है। प्रारूप समिति का जो प्रारूप है वो फरवरी 1948 में प्रकाशित किया जाता है। डेट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया और इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें होती है? 141 बैठकें होती है। अब हम देखते हैं कि संविधान का प्रभाव में आना, दैट मीन्स कि इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान कब प्रभाव में आती है। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर, दैट मीन्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन, दैट मीन्स कि 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। ओके, 4 नवंबर 1948 को ये संविधान का अंतिम प्रारूप पेश करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को इस डेट में, दैट मीन्स कि इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा जाता है और सभा में इस पर 5 दिन तक चर्चा चलती है। कब तक चलती है? 9 नवंबर 1949 तक। ओके, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया, मतलब पार्ट बाय पार्ट इस पर विचार किया गया, थिंकिंग किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश करते हैं। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश करते हैं और ये जो प्रस्ताव है संविधान के प्रारूप पर जो पेश किया गया, ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान को सौंपा। अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है, उसे अपनाया जाता है। ओके, तो इस डेट को आप याद रखिएगा कि संविधान को कब अपनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए इस संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, दैट मीन्स कि 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया जाता है। आप एक बात यहां ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही प्रस्तावना को जो है वो पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया जाता है। जब संविधान लागू हो जाती है उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया जाता है। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के नए कानून मंत्री, दैट मीन्स की विधि मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के पिता या आधुनिक मैन की संज्ञा दी जाती है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। तो उन्हें संविधान का जनक माना जाता है। किन्हें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उन्हें आधुनिक मैन की भी संज्ञा दी जाती है और उन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। तो इन 3 नामों से उन्हें पुकारा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि संविधान का प्रवर्तन, दैट मीन्स की एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों की अवधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ये बात आप सभी लोगों को पता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। अंगीकार करने का मतलब है कि स्वीकार किया। और उसी दिन से संविधान के 16 आर्टिकल प्रभावी हो जाता है, जिनमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393 और आर्टिकल 394 रहते हैं। ओके, तो जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था, दैट मीन्स कि 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से ये 16 आर्टिकल अफेक्टिव हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। इसके कुछ समय पश्चात 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया जाता है। मतलब संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। और संविधान के शेष प्रावधानों को भी इसी दिन लागू किया गया। और जो संविधान के जो रिमेनिंग प्रोविजन बचे हुए रहते हैं उसको इसी दिन पर लागू किया जाता है। दैट मीन्स कि 26 जनवरी 1950 को बचे हुए प्रोविजन लागू किए जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, दैट मीन्स के अडॉप्ट किया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को एग्जीक्यूट किया गया। ओके, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आप सभी को पता होगा, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कुछ मुख्य तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान देना अति आवश्यक है, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को संविधान के शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि आखिर 26 जनवरी 1950 को ही संविधान के शुरुआत के रूप में क्यों चुना गया? तो इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, एक ऐतिहासिक महत्व है। क्या है? देखिए, इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में। पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। दैट मीन्स कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मनाने का संकल्प लिया जाता है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का संकल्प लिया जाता है। और उस संकल्प को पूर्ण किया जाता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान के शुरुआत के रूप में चुना जाता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे।
यहाँ एक बात आप और ध्यान में रखेंगे, संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समाप्त कर दिया गया। ओके, जैसे ही संविधान लागू होता है पूर्ण रूप से, संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप देख लीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका प्रारंभ 2015 से हुआ है, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। 2015 से इसका शुरुआत होता है संविधान दिवस का। क्यों? क्योंकि जो यह वर्ष है वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 15 सितंबर 2015 को, 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया और इस दिवस को दैट मीन्स कि 15 सितंबर को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की कि 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो कि नासिक में है तथा सावी फाउंडेशन ने साथ मिलकर भारतीय संविधान को ब्रेल लिपि में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है और 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन किया गया है। मतलब कि जो ये बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो कि नासिक में है और सावी फाउंडेशन ने साथ मिलकर भारतीय संविधान को ब्रेल लिपि में प्रकाशित करने का निर्णय लिया और भारतीय संविधान को 5 भागों में प्रकाशित करने के लिए इन लोग डिसाइड करते हैं। 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन किया गया है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, दैट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसकी कुछ आलोचना भी की जाती रही है प्रमुख विद्वानों के द्वारा, जिनमें फर्स्ट है ग्रैनविल ऑस्टिन। ये ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। जो भारतीय संविधान सभा है उनके बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये इनका स्टेटमेंट था भारतीय संविधान सभा के प्रति। इन्होंने आलोचना के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को दिया था, तो आप सभी याद रखेंगे। इंग्लिश में इस स्टेटमेंट को देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। दैट मीन्स कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका मानना था कि संविधान सभा में सिर्फ एक ही दल का प्रभुत्व रहता है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो इसी को लेकर वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करते हैं। सेकेंड जो स्कॉलर हैं उनका नाम है लॉर्ड विस्काउंट साइमन। इन्होंने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहकर पुकारा है, अ बॉडी ऑफ हिंदूज। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहकर पुकारा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो संविधान सभा की आलोचना करने वाले विद्वान हैं उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का कहना है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ओके, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। दैट मीन्स कि किस कम्युनिटी की बात की जा रही है? हिंदू कम्युनिटी की बात की जा रही है। कि विंस्टन चर्चिल का कहना था कि भारतीय संविधान सभा ने सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व किया है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे और उसे भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।